इनमें से जो आपने एंकर्स के नाम लिए थे, इनमें से कई एबीवीपी के और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रहे हैं, ठीक है नहीं? आज वो स्टूडियो में बैठे हैं, जैसे अब नाम मत लो आप अच्छा, में से, फिर वो एक अवमानना सी बन जाती है और ये लग जाता है कि व्यक्तिगत रंजिश है। ठीक है। आप जांच करेंगे तो पता चल जाएगा, इनके पुराने कक्षा वाले फोटो मिल जाएंगे सबके जो तो ये नफरत की राजनीति गलत है। इस राजनीति में जो पत्रकार फंस रहे हैं, पार्टी का थोड़ा बहुत पक्ष ले लें, सरकार की थोड़ी बहुत चमचागिरी कर लें, सरकार से कोई लाभ उठा लें, वो उतना खतरनाक नहीं है। जो देश को तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं, दिल्ली के दंगे मीडिया के कराए हुए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। और कभी इनकी कोई निष्पक्ष जांच हुई किसी आयोग ने जांच की, इसमें कई पत्रकार जेल जाएंगे, एंकर, जिन एंकर्स को आप कह रहे हो। और उन्हें ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने, सुधांशु जी ने 2 शेर सुनाए थे अदम जी के, मैंने पूरी गजल सुना दी। तो वो ये था कि उन्होंने कहा कि अदम गोंडवी ने तो इनके बारे में लिखा है कि पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हों या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मैंने कहा जी मान लिया चलो कि अदम जी ने ये हमारे लिए लिखा था। मैंने कहा कुछ आपके लिए भी लिखा था। बोले वो आप सुनाओ। तो मैंने वो उनकी गज़ल के 2-3 शेर सुना दिए कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। आदम गोडवी की ये लाइनें हैं, उनकी पंक्तियां हैं। और उस आदम गोडवी की कुछ लाइनों पर, कुछ पंक्तियों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता से उनकी जो उन्होंने सुनाई अगली लाइन, उसको लेकर अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अध्यक्ष है, उन्होंने राजकुमार भाटी साहब की तारीफ की। तो उनसे ही सुनते हैं भाटी साहब से कि आखिर वाकया क्या हुआ था और क्या गोडवी साहब की आपने लाइनें सुना दी जो सुधांशु त्रिवेदी को अखर गई और अखिलेश जी ने आपकी प्रशंसा कर दी। नहीं, अखर तो नहीं गई, लेकिन जो आपने अभी पंक्तियां सुनाई हैं, इनकी अगली पंक्ति तो ये है कि तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। बिल्कुल। तो अदम गोंडवी एक जनवादी शायर हुए हैं। उन्होंने जनता की पीड़ा लिखी है, जनता की गरीबी, जनता की जो समस्याएं हैं वो अपनी गज़लों में लिखी हैं उन्होंने। और वो एक साफ गोई वाले शायर रहे हैं। तो जो सुधांशु जी का प्रकरण है जो आप कह रहे हो, सुधांशु जी, मैं ये मानता हूँ और मैं कई बार कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रबुद्ध और सबसे अध्ययनशील प्रवक्ता हैं, एक पढ़े और लिखे हैं शालीन और भी हैं। शालीन है। कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, कभी गाली गलौज नहीं करते। झूठ बोलते हैं, वो पार्टी की, वो उनकी वो है, कैरेक्टर है, उस पार्टी में सबको झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, झूठ कैसे बोलते हैं? मतलब जो, फैक्ट के जो, साथ जो, वो कर सकते हैं, ट्विस्ट करते हैं या वो कई बार गलत तथ्य रख देते हैं, वो अलग बात है, एक वो अलग विषय है। लेकिन आप शब्द नहीं बोलते कभी। सुधांशु जी को कविताएं बहुत याद हैं, शेर व शायरी बहुत वो बीच बीच में बोलते रहते हैं। तो ये खाली एक प्रकरण नहीं है, कई बार संयोग ये हुआ है कि उन्होंने एक पंक्ति बोली तो 2 पंक्ति मैंने बोल दी फिर। जैसे वो एक दिन रामचरितमानस की पंक्तियां बोल रहे थे जो राम राज्य के संबंध में तुलसीदास जी ने लिखी हैं। अब होता क्या है, आमतौर पे जो प्रवक्ता आते हैं पार्टी के, अब इतना ज़रूरी नहीं है कि सबने अध्ययन किया हो। मेरे साथ एक सौभाग्य मेरा ये है कि मैंने एमए हिंदी साहित्य में किया है, तो रामचरितमानस कोर्स में भी पढ़ी है, और फिर वैसे भी मेरी रुचि रहती है, मैंने रामचरितमानस अलग से भी पढ़ी है। और बहुत कवियों को, और मैं यहाँ मुशायरा कराता था तो उसमें अदम गोंडवी 3 बार मेरे मुशायरे में आए। अच्छा। मेरी कवि, मेरा व्यक्तिगत भी उनसे परिचय था, व्यक्तिगत भी उनके साथ मेरा एक संस्मरण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने बोली, सुधांशु जी ने अपने मतलब की बोल दी, उन्होंने तो वो हमने कांजुगेट वाली हमने उसी में से अपने मतलब की निकाल ली। अच्छा। मैंने कहा अगली अगली चौपाई सुनाओ ना इससे अगली। बोले वो क्या है? मैंने कहा वो है कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें ने स्वधर्म निरत श्रुत नीति, बैरुन कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तुम कहाँ ये होने दे रहे हो?
राम राज्य की कल्पना तो ये है कि सब आपस में प्यार करते हैं, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, किसी को किसी से बैर नहीं है और विषमता दूर हो गई है। यही तो समाजवाद है, विषमता दूर करना ही समाजवाद है। जो गैर बराबरी है उसको दूर करना ही समाजवाद है। तो ये तो राम राज्य जो है वो तो समाजवादी राज्य है। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं जो फिर सुधांशु जी ने भी एक दो बार ऑन एयर डिबेट में कहा है कि राजकुमार भाटी सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और ये मेरी बात का जवाब यही दे पाते हैं और किसी से नहीं दिया जाता। अच्छा, तो अखिलेश जी ने कौन सी वाली फिर एक दिन ये हुआ था कि वो भूषण की कविता सुना रहे थे। अच्छा। भूषण शिवाजी के दरबारी कवि हुए हैं। तो सुधांशु जी ने कहा कि भूषण ने लिखा है कि शिवाजी ना होता तो सुनत होती सबकी, जो उनका एक छंद है, यानी कि शिवाजी ना होता तो सबको मुसलमान बना दिया जाता। तो मैंने कहा सुधांशु जी एक बात बताओ, शिवाजी का राज कितने भारत पे था? बाकी को तो मुसलमान बना दिया होगा फिर उसने, औरंगजेब ने। तो शिवाजी तो एक छोटे से एरिया में ही उनका राज्य था, महाराष्ट्र के एरिया में। दूसरी बात यह है कि आप कविताओं को इतिहास की तरह पढ़ते हैं, ये आपकी गलती है। कविताएं इतिहास नहीं होती, कविताओं में कल्पना होती है, अतिशयोक्ति होती है, बढ़ चढ़ के बात कही जाती है। तो भूषण का छंद तो एक ये भी है, मैंने कहा मैंने भूषण का छंद सुना दिया कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं और तारा सो तरन धूड़ धारा में लगत जिम थारा में पारा पारा वारियों हालत है। यानी वो कह रहे हैं कि जब शिवाजी की सेना चलती है तो सूरज धूल में इतना धूल से ढक जाता है कि तारे की तरह टिमटिमाता है और धरती ऐसा हिलती है जैसे थाली में पारा हिल रहा हो। अब उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये भूषण का छंद भी सुना देगा। सुना देगा बिल्कुल। तो मैंने क्या ये मान लिया कि धरती ऐसे ही हिलती थी? कविता जो होती है वो ऐसे, उसमें जो अलंकार पैदा करने के लिए बात घुमा फिरा कही जाती है। वो प्रकरण ये था जो जिसे माननीय अध्यक्ष जी ने बाय द वे सुना होगा, उन्हें अच्छा लगा होगा और उन्हें ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने सुधांशु जी ने 2 शेर सुनाए थे अदम जी के, मैंने पूरी गज़ल सुना दी। तो वो ये था कि उन्होंने कहा कि अदम गोंडवी ने तो इनके बारे में लिखा है कि पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हों या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मैंने कहा जी मान लिया चलो कि अदम जी ने ये हमारे लिए लिखा था। मैंने कहा कुछ आपके लिए भी लिखा था? बोले वो आप सुनाओ। तो मैंने वो उनकी गज़ल के 2-3 शेर सुना दिए कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में, और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। तो ये प्रकरण था जिसकी अखिलेश जी ने प्रशंसा की और उन्होंने पहली बार नहीं की दिल्ली में, 2 बार वो लखनऊ में भी कर चुके थे इसकी प्रशंसा, लेकिन वहाँ बिना कैमरे के थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई। अब जब यहाँ रिकॉर्ड हो गई तो वो वायरल हो गई, तो इसलिए अब ये बताइए कि आप जब टीवी डिबेट में जाते हैं तो काफ़ी आप जो टेलीविज़न के एंकर हैं उसके ऊपर कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है या ढेर सारे एंकर जिस तरह का आज की तारीख में एंकरिंग करते हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया उन्हें आप क्यों क्यों कहते हैं? नहीं, गोदी मीडिया शब्द तो मैं प्रयोग नहीं करता, ये मेरा शब्द नहीं है। वैसे हैं वो गोदी मीडिया ही, अच्छा। लेकिन मेरे मुहावरे में नहीं आता वो। ये तो रवीश कुमार का दिया हुआ शब्द है, जो एनडीटीवी के एंकर थे और आजकल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और मैं उन्हें बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत अच्छा एंकर मानता हूँ और वो अच्छे पत्रकार हैं, जैसे पत्रकार होने चाहिए। लेकिन एक बात आपने महसूस की होगी, मैंने भी अपने जीवन की कैरियर की शुरुआत पत्रकारिता से की। मैं 10 साल वेतनभोगी पत्रकार रहा हूँ। मैं 1987 में बीए करने के बाद ही अखबार में नौकरी करने लगा था और मैंने एमए नौकरी करते हुए की। और मतलब ऐसे जो शौकिया पत्रकार नहीं रहा, बाकायदा श्रमजीवी पत्रकार रहा हूँ कि हम ये देखते थे, और सब लोग जो जिन्होंने पुराना दौर देखा है वो ये बात महसूस करेंगे कि कहीं अगर आंदोलन चल रहा है, कहीं किसान का, मजदूर का, नौजवान का, छात्रों के आंदोलन चल रहे हैं, लोग धरने बैठे हैं और वो किसी अखबार का रिपोर्टर पहुंच जाए, टीवी चैनल तब पुराने टाइम में नहीं होते थे जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पता लग जाए कि पत्रकार आए हैं, तो वो उनका ऐसा सम्मान करते थे जैसे रिश्तेदारों को किया जाता है। अपने सिर का कपड़ा उतार के बिछा देते थे नीचे के, आओ जी बैठो, दौड़ के चाय लेके आते थे, पानी लेके आते थे
और आज हालत ये हो गई है कि रिपोर्टर के पहुंचते ही जो आईडी देखते ही लोग नारे लगाने लगते हैं, गोदी मीडिया वापस जाओ। भाई आंदोलनकारी तो चाहेगा नहीं हमें मीडिया कवर करे। तो ऐसा दौर क्यों आया, ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि आंदोलनकारी नारे लगा रहे हैं, उन्हें धक्का मार मार के बाहर निकाल रहे हैं। किसान आंदोलन में भी आपने देखा, शाहीन बाग में भी आपने देखा, वक्फ विरोधी आंदोलनों में भी आपने देखा कि लोग धक्के मार मार के पत्रकारों को बाहर निकाल रहे हैं कि जाइए। मालिक जिम्मेदार है, रिपोर्टर जिम्मेदार है, एंकर जिम्मेदार है। देखिए उसको ये और थोड़ा गहराई से परीक्षण करेंगे हम तो गहराई से बात करेंगे, लेकिन कुल मिला के तो मीडिया जिम्मेदार है। कुल मिला के इस स्थिति के लिए मीडिया खुद जिम्मेदार है। जो मीडिया, मैं तो ये बार बार बोलता हूँ कि समाज के हर क्षेत्र में पतन हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पतन मीडिया का हुआ इन दिनों में। नेताओं का स्तर भी गिरा है, वकीलों का भी गिरा है, अध्यापकों का भी गिरा है, लेकिन मीडिया तो नेस्तनाबूद ही हो गया, मीडिया तो रसातल में चला गया। अब जो मीडिया थोड़ा बहुत, आप जैसे जो यूट्यूबर हैं या न्यूज़ पोर्टल हैं जो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, जो खुद पत्रकार चैनल चला रहे हैं, उनमें थोड़ी बहुत पत्रकारिता बची है। वरना जो पूंजीपति घरानों के चैनल हैं, जो जो बड़ी पूंजी से चलाए जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल बर्बाद, उनमें तो पत्रकारिता हो ही नहीं रही। और कोई सही मायने में कोई पत्रकार उनमें नौकरी नहीं कर सकता, दम घुटता है वो। और जो अच्छे अच्छे पत्रकार हैं वो बीसियों पत्रकार हैं जो छूट छूट के आगे अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। एंकर का कितना बड़ा रोल है इस पत्रकारिता को डिग्रेड करने में, गर्त में गिराने में? क्योंकि एंकर एक चैनल का फेस होता है, चेहरा होता है, और आप जब अलग अलग चैनलों पे जाते हैं तो अक्सर हाँ ये देखा गया है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना, जैसे कि मुर्गों की लड़ाई होती है, वो चैनलों पे होती है। तो इसमें एंकरों का कितना बड़ा रोल है? नहीं, इस दौर में सबसे खराब बात यही हुई है कि पत्रकारिता एंकर के इर्द गिर्द सिमट गई है और एंकर को ही मीडिया का चेहरा माना जाने लगा है, जबकि वो मीडिया का चेहरा है नहीं। वो मीडिया का दिल या दिमाग नहीं है, वो खाली वाणी है। ये जो है एंकर में, ये जो ज़्यादातर एंकर जो है एक्टर का रोल करते हैं, ये लिखे लिखाए डायलॉग बोलते हैं खाली, वो मेकअप वगैरह करके कैमरे के सामने आएंगे। उनके खुद के अंदर जो ज्ञान का स्तर बहुत उथला है, बहुत ज़्यादा उन्हें जानकारी नहीं है, न देश की समस्याओं के बारे में, न देश की संस्कृति, साहित्य, इतिहास के बारे में, तो वो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। मीडिया में जो डिबेट हो रही हैं आजकल, आप ये देखिए कि 90% डिबेट फालतू के विषयों पर होती हैं, जो असली विषय हैं उन पर नहीं होती। खाली किसी नेता का बयान ले लेंगे कि उसने बयान दे दिया, कहीं किसी की रैली में एक आवाज़ आ गई कि मोदी जी की माँ के लिए अपशब्द बोल दिए, या पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ आ गई। उनमें कई बार फर्जी भी होती हैं, वो बनाई हुई होती हैं, उस पर ही पूरी डिबेट कर देंगे पूरे। और एक एक बात ये भी देखने लायक है कि अक्सर आप देखिए जो मुख्य चैनल हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ज़्यादातर की डिबेट जो एक ही विषय पे होगी, एक दिन की डिबेट। तो ये कैसे इन्हें पता लग जाता है कि आज इस विषय पे वो चैनल इस विषय पर डिबेट कर रहा है? भाई ये तो वहाँ का उनका एडिटोरियल तय करता है नहीं कि किस विषय पर डिबेट होगी। तो ये इस बात का प्रमाण है कि इन्हें कहीं और से डिक्टेट किया जा रहा है, कौन करता है डिक्टेट? कहीं और से टॉपिक भेजे जा रहे हैं। कौन भेज रहा है? वो तो राजदीप सरदेसाई की किताब आ गई है, उसे पढ़ लीजिए आप। तो हिरेन जोशी बैठे हैं पीएमओ में, हिरेन जोशी फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ना, अच्छा। कि आज डिबेट इस बात पे होनी है, आज विपक्ष को इस बात पर घेरना है, आज राहुल गांधी को पप्पू बताना है, या आज अखिलेश यादव को टोटी चोर बताना है, या आज ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताना है, या आज तेजस्वी यादव को घेरना है। पीएमओ में बैठ कर हिरेन जोशी तय करता है कि क्या करना है, और ये जो गुलामों की तरह उसी पर डिबेट करने लगते हैं। आप कह रहे हैं कि ये अपने विवेक का प्रयोग ही नहीं करते। तो आप ये कह रहे हैं सारे जो अमीश देवगन, रूबिका लियाकत से लेकर तमाम लोग बैठे हैं, वो हिरेन जोशी के व्हाट्सएप कॉल पे एजेंडा जो तय होता है उसको ये फॉलो करते हैं? मैंने तो किसी का नाम तो लिया नहीं है, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में लिखा है कि जो उनकी बात नहीं मिलते हैं उन्हें उस दिन गंदी गंदी गालियाँ पड़ती हैं, धमकाया जाता है, और कई को चैनल से निकाल दिया गया है। और ये हमने भी देखा, हम भी बहुत दिन से डिबेट कर रहे हैं। एक एंकर को चलती डिबेट में हटा दिया गया था, चलती डिबेट में। उसने बीजेपी के प्रवक्ता से कुछ कठोर सवाल पूछ लिए, तो उसे डिबेट से उठा दिया गया, ब्रेक ले लिया गया। ये किस एंकर की बात कर रहे हैं? एक तो अब मुझे नाम बताना पड़ेगा, ये तो आप जानकारी कर लेना। एक तो पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ हुआ था। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रकरण अजीत अंजुम के साथ हुआ था TV9 में। अच्छा।
बीच डिबेट से उन्हें उठा दिया गया था, एंकर दूसरा एंकर बैठा के फिर डिबेट शुरू की गई। और अजीत अंजुम के स्वाभिमान को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया कि मैं इस चैनल में नौकरी नहीं करूँगा जहाँ मेरा इतना अपमान हुआ है। अभी आप कई सारे एंकरों का जैसे तो होता ये है कि बीजेपी क्या कर रही है कि बीजेपी जो एंकर उनके लिए झूठ बोलते हैं, उनके लिए माहौल बनाते हैं, मोदी की झूठी सच्ची तारीफ करते हैं, तो उन्हें शाम को इनाम दिया जाता है। कैश में भी इनाम दिया जाता है, जो मेरी जानकारी है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी है। और जो एंकर थोड़ा सा भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, थोड़ा सा बीजेपी का माहौल ख़राब करने की कोशिश करें, उन्हें धमकाया जाता है। और जो नहीं मानता उन्हें नौकरी से हटवा दिया जाता है। तो आपके हिसाब से आज की तारीख में कौन सा ऐसा एंकर है जो कि बाई एंड लार्ज अपनी ड्यूटी या निरपेक्ष होके बहस को संचालित करता है, या ज़्यादातर सारे एंकर जो हैं प्राइम टाइम के वो सब बीजेपी का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छाई कभी ख़त्म नहीं होती, ये प्रकृति का नियम है। अच्छाई बुराई की तादाद घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अच्छे लोग बहुत हैं। अब एंकर्स में तो अगर देखें तो मोटे तौर पे अब जैसे संदीप चौधरी हैं, गर्मा सिंह हैं, और अच्छे लोग हैं, और दूसरे चैनल्स पे भी हैं अच्छे लोग हैं। और जो लोग बीजेपी का एजेंडा कैरी कर रहे हैं वो कौन लोग? देखिए, दो तरह के लोग हैं। पहली बात तो एंकर को मैं अच्छा एंकर उसे मानता हूँ कि वो कठोर से कठोर सवाल पूछे, किसी से पूछे, लेकिन फिर बोलने का मौका दे। कुछ एंकर तो इतने मतलब इतने स्तर तक गिर गए हैं कि वो विपक्ष को बोलने का ही मौका नहीं देते। आप देखें ये डिबेट, और मैं दसियों बार ये डिबेट में बोल चुका हूँ उनसे, उन एंकर से ही, यार आपने सवाल पूछ लिया, अब हमें बोलने तो दो, हमें जवाब तो देने दो। लगातार चिल्लाते रहेंगे, लगातार चिल्लाते रहेंगे, टोकते रहेंगे और गलत बात कहते रहेंगे। ये भी है कि गलत बात कहते हैं, सही बात के लिए लड़ें तो चलो थोड़ा बहुत फिर भी सहन किया जा सकता है। गलत बात के लिए लड़ते हैं। जैसे कि मान लियो विषय आ जाए हिंदू मुसलमान, और जो ज़्यादातर विषय रखते ही हैं ये। अब अगर हमने ये कह दिया कि भाई हम हिंदू विरोधी कैसे हैं, हम भी तो हिंदू हैं, तो एंकर चिल्लाने लगेगा कि तुमने वहाँ गोली नहीं चलवाई थी अयोध्या में, कितने हिंदुओं को मार दिया मतलब था। आपको उनको साबित करना होता है कि आप हिंदू विरोधी हैं। और अरे हम कहेंगे ये विषय अलग है, वो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मस्जिद को नुकसान न पहुंचने दिया जाए, वो विषय कानूनी व्यवस्था का था। नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा, और नेताजी ने तो ये कहा था, नेताजी ने तो ये बोला था कि मुझे और मरवाने पड़ते तो और मारता। बीच में एंकर चिल्लाने लगेगा। तो मैं तो कई बार हंस के कह भी देता हूँ, भैया आप एम्पायर हैं, आपको दोनों टीमों के बीच में खड़ा होना है। आप एक टीम की तरफ से कैच पकड़ने लगेंगे तो मैच तो फिर दूसरी टीम तो हार ही जाएगी। तो ये एंकर करते तो हैं। ये आप अर्णब गोस्वामी के लिए कह रहे हैं या अमीश देवगन के लिए? सौभाग्य से, ये मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि मैंने जीवन में अर्णब गोस्वामी के साथ कोई डिबेट नहीं की। अच्छा, लेकिन अमीश देवगन के साथ आप काफ़ी आपने डिबेट किया है। अमीश देवगन के साथ खूब किए हैं, वो बुलाते भी हैं, और कई बार मैं मना भी कर देता हूँ तो फिर कह के भी बुलाते हैं कि नहीं आओ आओ। और दूसरे एंकर भी हैं, जैसे टाइम्स नाउ में हैं कई, नाविका कुमार हैं, एक वो अपने राकेश पांडे हैं, और वो भी हैं, अमन चोपड़ा भी हैं। तो ये सब हैं जो बीजेपी के का पक्ष लेते हैं, विपक्ष से जो है मतलब डिस्टर्ब करते हैं बोलने से। अब लेकिन जाते हैं हम, और फिर भी कोशिश करते हैं संतुलन बनाने की और अपनी बात कहने की कोशिश लेकिन करते हैं। आप इनको क्यों जैसे कि जब कांग्रेस का रिजीम था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस दौरान में भी जो एंकर या जर्नलिस्टों की एक जो लॉबी थी, वो एक तरह से दरबारी पत्रकार थे। मैं उनको दरबारी पत्रकार कहता हूँ कि वो उस समय कांग्रेस की मुखालफत वो कर रहे थे, पक्ष ले रहे थे। अब उनमें से ज़्यादातर अब बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं। कल की तारीख में अगर कांग्रेस फिर से सरकार में आ जाएगी तो इनमें से ढेर सारे पत्रकार जो हैं, एंकर जो हैं, वो कांग्रेस का पक्ष लेने लगेंगे। तो ये गोदी मीडिया से ज़्यादा ये दरबारी या सरकारी पत्रकार हैं। देखिए, आपने सवाल बहुत महत्वपूर्ण किया और बहुत सही सवाल किया है। जो सत्ता का एक चरित्र होता है, सरकार पार्टियां बेशक बदल जाएं, सत्ता का चरित्र नहीं बदलता। सत्ता चाहती है, जो जो सर कुर्सी पे बैठ जाता है वो चाहता है मेरे मेरे कंट्रोल में रहे सब कुछ, ठीक है नहीं, तो वो प्रयास करते हैं। कांग्रेस भी खूब प्रयास करती थी, कांग्रेस सीबीआई को भी दुरुपयोग करती थी, और जो है विपक्षी नेताओं के खिलाफ भी
वो बनाती थी, केस बनाती थी, सरकारें गिराने का काम भी करती थी, मीडिया को भी कंट्रोल करने का काम करती थी, और कुछ पत्रकार पूरी तरह कांग्रेस भक्त थे, ठीक है। लेकिन दोनों में एक तो फर्क ये मैं महसूस कर रहा हूँ, जो ईमानदारी से, जैसे आपने ईमानदारी से सवाल पूछा, उसी ईमानदारी से मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कांग्रेस ऐसा नहीं करती थी, मैं ये महसूस करता हूँ कि कांग्रेस जो दुरुपयोग करती थी या भेदभाव करती थी वो एक गर्मा के साथ करती थी, ठीक है नहीं, थोड़ी सी शर्म बचा के रखती थी। ये बेशर्मी के साथ करते हैं, खुला खेल फर्क का वादे। तो एक तो फर्क ये है। दूसरा फर्क ये है कि इन्होंने ज़्यादातर जो संवैधानिक संस्थाओं में भी और मीडिया में भी ज़्यादातर जगह आरएसएस के लोग बैठा दिए हैं। इनमें से जो कई के आपने नाम लिए, लोग जो उस वामपंथी विचारधारा के लोग थे उनको नहीं बिठाते थे। नहीं, विचारधारा अलग बात है, कैडर अलग बात है। इनमें से जो आपने एंकर्स के नाम लिए थे, इनमें से कई एबीवीपी के और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रहे हैं, ठीक है नहीं, आज वो स्टूडियो में बैठे हैं, जैसे अब नाम मत लो आप मुझसे, फिर वो एक अवमानना सी बन जाती है और ये लग जाता है कि व्यक्तिगत रंजिश है। आप जांच करेंगे तो पता चल जाएगा, इनके पुराने कक्षा वाले फोटो मिल जाएंगे सबके। तो एक तो जिसे ये कहते हैं, जो देखिए उसमें जो हमारे वो थे गोलवलकर जी, उन्होंने जो किताब लिखी बंच ऑफ थॉट्स, उसमें साफ लिखा कि हमारे 3 आंतरिक शत्रु हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट को तो ये ऐसे मानते हैं कि बिल्कुल सत्य, भाई कम्युनिज्म भी तो एक विचारधारा है, वो भी तो एक तो उनकी एक विचारधारा हो सकती है। लेकिन मैं तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर रहा नहीं, ना मैं ज़्यादा उनके कैडर के बारे में जानता, लेकिन मैं अगर निष्पक्ष भाव से देखूं तो कम्युनिस्टों के अंदर मुझे थोड़ी ईमानदारी नज़र आती है। वो जनपक्षीय मुद्दों के साथ खड़े होते हैं, वो पाखंड के अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं, जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, पूंजीवाद के खिलाफ बोलते हैं। ये प्रमुख समस्याएं हैं आज के दौर की, जातिवाद, सांप्रदायिकता, पूंजीवाद, अमीरी गरीबी के बीच में खाई, ये सारी समस्याएं, स्त्रियों का शोषण, स्त्रियों का, मजदूरों का शोषण, किसानों का शोषण, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो इनके खिलाफ बोलते हैं। तो वो कोई अफवाह उड़ाने का या झूठ फैलाने का या नफरत फैला के दंगे कराने का काम तो करते नहीं, ये तो सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी एक खबर आई है मेरे पास, वो वीडियो है, वो आपने भी देखा होगा कि 10-12 लोग जो गाय काटते पकड़े गए, गोल टोपी लगा के गाय काट रहे थे, और फिर जब पकड़े गए उनकी पहचान हुई तो सारे के सारे हिंदू हैं। और खबर में ये बताया नहीं है कि आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। मैं शर्तिया कहता हूँ उनकी जांच की जाएगी तो उनसे जुड़े मिलेंगे। तो ये जो भीष्म साहनी का जो नॉवेल था तमस, जिस पर सीरियल भी बना, उसमें ये तो दिखाया था कि किस तरह दंगे कराए जाते हैं। सुअर काट के मस्जिद के सामने डाल दो, गाय काट के मंदिर के सामने डाल दो, दंगे हो जाएंगे। तो ये काम तो कभी कम्युनिस्ट करते नहीं है। तो इतने बुरे तो नहीं है, वो विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, कम्युनिस्ट होना कोई गुनाह तो है नहीं, अपराध तो है नहीं। ये लोग तो सरेआम, मोदी जी अभी इसकी जो रिपोर्ट आई है, ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट आई है कि मोदी जी के 143 भाषण हुए 2024 के चुनाव में, उनमें से 110 भाषणों में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोला। तो जो देश का प्रधानमंत्री एक समुदाय के खिलाफ बोलता हो, किस तरह की भाषा बोल रहे थे, तुम्हारी भैंस छीन ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, मतलब डरा रहे हो आप, हिंदुओं को डरा के वोट ले रहे हो। और अभी जो आसाम बीजेपी ने जो 2-3 वीडियो अभी डाले हैं वो भी आपने देखे होंगे, तो कितना खतरनाक ये खेल खेल रहे हैं। वो गिरिराज सिंह साफ कह रहा है कि मुसलमानों को तभी भगा देना चाहिए था पाकिस्तान, लेकिन चलो जब गलती होगी तो अब भगा दो, इन्हें पाकिस्तान भगाओ सबको। तो ये नफरत की राजनीति गलत है। इस राजनीति में जो पत्रकार फंस रहे हैं, पार्टी का थोड़ा बहुत पक्ष ले लें, सरकार की थोड़ी बहुत चमचागिरी कर लें, सरकार से कोई लाभ उठा लें, वो उतना खतरनाक नहीं है। जो देश को तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं, दिल्ली के दंगे मीडिया के कराए हुए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। और कभी इनकी कोई निष्पक्ष जांच हुई, किसी आयोग ने जांच की, इसमें कई पत्रकार जेल जाएंगे। एंकर, जिन एंकर्स को आप कह रहे हो, दिल्ली के दंगे मैंने बहुत बारीकी से उसका निरीक्षण करता रहा मैं। रोजाना जो डिबेट होती थी, रोजाना माहौल ख़राब करा जा रहा था, रोजाना अफवाहें उड़ाई जा रही थी, और दंगे हो गए आखिर दिल्ली में। प्रवेश वर्मा खड़े होकर कह रहे थे कि इनको जो जहाँ मिले, क्या बोला था उन्होंने, इनसे सामान मत खरीदो,
और ये कल को मोदी और योगी बचाने नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारे घरों में घुसेंगे, तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएंगे। इस तरह से लोगों में दंगे कभी रातों रात नहीं होते हैं, एक दिन में नहीं होते हैं। दंगे का माहौल जो है कई महीनों सालों में जाकर तैयार किया जाता है। लोगों के दिमाग में नफरत भरी जाती है, गुस्सा भरा जाता है, भय भरा जाता है दूसरे समाज के प्रति। तब वो जो बारूद बिछाई जाती है उससे ज़्यादा चिंगारी लग के जब वो फूट जाती है। एक ज़माना था जब जैसे कि रीति काल चल रहा था। आज की तारीख में आपको लगता है कि ये बाबा काल चल रहा है? क्योंकि आप बाबाओं के ऊपर काफ़ी कुछ बोलते रहे हैं। तो ये बाबाओं का जो रोज़ एक नए बाबा कहीं न कहीं भाषण दे रहे हैं, हज़ारों करोड़ों की जनता उन्हें सुन रही है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। मुझे लगता है अब इनका अवसान काल शुरू हो गया। अब तक जो काल था वो था, अब इनका अवसान काल शुरू हो गया। अब देश की जनता इनकी असलियत समझ चुकी है, बीजेपी की नफरत की राजनीति को भी समझ चुकी है, इन बाबाओं के पाखंड को भी समझ चुकी है। और जो बाबाओं को सरकार सुविधा दे रही है और वो सरकार का प्रचार कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए वोट मांगते हैं कथाओं के बीच में, उसे भी समझ चुकी है। और इसका उदाहरण ये है, लेटेस्ट उदाहरण, कि जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा था, आसाम बीजेपी ने जो वीडियो डाला मुसलमानों के खिलाफ, आपने देखा नहीं होगा, उसे देखो आप। उस पर एक्स पे मैंने देखा तो मैंने उसके कमेंट चेक किए, उस पर लगभग 2000 कमेंट थे जिस समय मैंने देखा वो। परसों शायद मैंने देखा था, अब ज़्यादा हो गए होंगे। शुरू के 100 कमेंट मैंने पढ़े, सारे तो मैं नहीं पढ़ सकता था। 100 में से केवल 2 कमेंट बीजेपी के पक्ष में थे। 98 कमेंट्स में लोगों ने, और वो आम लोगों का, और बीजेपी के हैंडल से डाला गया, तो बीजेपी माइंड लोग ही ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। तो लोग ये महसूस कर रहे हैं, लोग नफरत की राजनीति को नकार रहे हैं। उसमें लोगों ने बीजेपी को बहुत लताड़ा है कि ये तो तुम खुलेआम अंग्रेजों की नीति पे उतर आए, डिवाइड एंड रूल पे, ये तो तुम खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हो, ये तो तुम दंगे कराने की साजिश कर रहे हो, ये तो गलत वो है। सब लोगों ने विरोध किया, आप पढ़ लेना, एक्स पे है वो। लेकिन 26 साल के तो ये इसका सिर्फ प्रमाण है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और जनता इस पाखंड की और नफरत की राजनीति को नकार रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी का और सांप्रदायिक राजनीति का अवसान काल है। और इन बाबाओं की भी जो इनका फ्रॉड है सबके सामने आ रहे हैं कि ये चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं और वो 5 स्टार होटल में रुकते हैं और 5-5 करोड़ रुपए कथा का लेते हैं। वो तो भविष्य पढ़ के बता दे रहे हैं 26 साल वाले बाबा। 26 साल वाले बाबा को मेरी खुली चुनौती दे रखी है मैंने कई चैनलों पे, मेरा पर्चा निकाल दे, मैं 10 लाख रुपए दूंगा उसे। अच्छा। 10 लाख रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूँ मैं। और वो मुझे 1 रुपया ना दे, अगर ना निकाल पाया तो केवल माफ़ी मांग ले दे इससे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई पर्चा वर्चा नहीं है। बड़े बड़े सीएम उनके चरणों में जाकर लेट रहे हैं उस बाबा के। अब बुद्धू लोग भी बड़ी कुर्सियों तक पहुँच जाते हैं, इसका क्या इलाज। अब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी जो आप गुजर एकता यूनिटी का जो सम्मेलन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और उसमें आपने ये भी 2-3 दिन पहले कहा कि भाई मैं तो कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ गुजरों को यूनाइट करना चाहता हूँ। तो क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या है 2027 का? 2027 को चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, कोई चुनाव नहीं। मैं आगे लड़ सकता हूँ, 29 लड़ सकता हूँ। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि नहीं, मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा कि मैंने ये अभियान शुरू किया है कि गुर्जर समाज उत्तर प्रदेश में, पहले मैंने सर्वे कराया, तो सर्वे में रिजल्ट आया कि 34 जिलों की 132 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट है। खुद गुर्जरों को ही पता नहीं था इससे पहले। जब ये रिजल्ट आया तो हमने कहा कि भाई इस समाज की तो कोई पहचान ही नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इतने संख्या में है। तो इनके अंदर राजनीतिक चेतना की कमी है, राजनीतिक जागरूकता की कमी है। इस अभियान में पूरे में मैंने शुरू के दिन से ये कह के चला हूँ कि ये किसी जाति के खिलाफ अभियान नहीं है और किसी जाति से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। केवल मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए। तो इसलिए हम गुर्जर समाज के लोग जो कम जागरूक हैं उन्हें जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं और उन्हें एकजुट करके फिर हम नवंबर में एक बड़ी रैली करेंगे यहीं गेट नोएडा में, जिसमें 1 लाख लोग कम से कम शामिल होंगे और उसे अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। तो उन्हें हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी ताकत दिखाओ और एकजुट होकर वोट दो, एक पार्टी को जिताने के लिए वोट दो, तो आपको कोई एहसान भी मानेगा और आपको शासन में हिस्सेदारी भी मिलेगी। तो ये हमारा अभियान है। मैंने इसलिए पहले दिन ये तय कर लिया था कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो लोग सोचेंगे अपने चुनाव की वजह से कर रहा है। दूसरी बात, मैं एक सीट में सिमट कर रह जाऊंगा, तो मैं उसमें टाइम खराब ना करके मैं पूरी 132 की 32 विधानसभा सीटों में जाके मैं ये प्रचार कर रहा हूँ। नेताजी की जो समाजवादी पार्टी थी और अखिलेश जी की जो समाजवादी पार्टी है, उन दोनों में क्या अंतर आपको दिखता है?
नहीं, समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है जो लोहिया जी की पार्टी थी, जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी, जो मुलायम सिंह यादव जी की थी, जो अखिलेश यादव जी की थी। समय के अनुरूप कुछ कार्यशैली बदलती जाती हैं, कुछ चीज़ें बदलती जाती हैं। अब जैसे जब हमारा बचपन था, तो हमारे पूरे गांव में कोई किसी के पास कोई सवारी नहीं थी, पूरे गांव में। अगर कोई बीमार हो जाए तो दादरी से टैक्सी लेकर आनी पड़ती थी, ठीक है नहीं। हमारे पिताजी जब स्कूल जाते थे तो पैदल जाते थे। मैं साइकिल से गया पहली बार, जब 9th की क्लास में मैं दादरी गया, 10 किलोमीटर साइकिल चला के गया। हालांकि बाद में बस से जाने लगे थे। अब हमारे बच्चों को गाड़ियाँ छोड़ कर आती हैं, एसी कमरों में बैठ के वो पढ़ रहे हैं। हमारे पास फर्श भी नहीं होते थे बैठने के लिए, फटे कच्चे से हम जाते थे और घर से बोरी लेके जाते थे, उस पर बैठते थे। फीस हमारी 10 पैसे होती थी, 10 पैसे के लिए भी हमें कई कई दिन जो क्लास में खड़ा किया जाता था। उस समय ऐसी ज़िंदगी थी। आज ज़िंदगी ये है कि हमारे बच्चों की 2.5-2.5 लाख 3-3 लाख रुपए फीस है, उसे भी हम हंस के दे देते हैं। खुश होकर बच्चों को गाड़ी लेके जाती है स्कूल। तो समय के अनुरूप बदलता है। अब लोग कहते हैं जी नेताजी ने तो साइकिल से राजनीति की थी, अखिलेश यादव तो हवाई जहाज में चल रहे हैं। अरे समय बदल गया। आज के जो संसाधन है उनका, अब मोबाइल उस समय थे, आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। तो केवल कहते हैं नहीं उसमें जो सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता होती है भौतिक, सभ्यता रातों रात बदल जाती है। हमने बदलते हुए देखी। हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ सब कुछ बदला है। यहाँ खेती होती थी, जहाँ बैठे हैं, बाढ़ आती थी बारिश के मौसम में, और झोपड़ियों में लोग रहते थे, कच्चे मकानों में। मुआवजे बट के फर्स्ट क्लास रातों रात मकान बन गए, और जीन्स पहनने लगे और टी शर्ट पहनने लगे, और हाथ में मोबाइल आ गए, रातों रात सभ्यता बदल गई। लेकिन संस्कृति नहीं बदलती है। संस्कृति 12 पीढ़ी तक पीछा करती है। लेकिन लोग तो ये तो समाजवादी पार्टी की संस्कृति तो वही है, सभ्यता थोड़ी चेंज हुई है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जैसे नेताजी जिस तरह से जमीन पे घुस के मुद्दों के ऊपर आंदोलन करते थे, अखिलेश जी उतने मुद्दों पे घुस के आंदोलन नहीं करते। नहीं, अखिलेश जी खूब जनता भी तो देखे थे आपने बैरिकेड कूदते हुए दिल्ली में, लखनऊ में भी बैरिकेड कूदी थी, एक बार गिरफ्तारी भी हुई थी, पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई थी। लेकिन वो कल्चर भी अब थोड़ी सी चेंज हुई है कि अब ज़्यादा आंदोलन कौन सी पार्टी कर रही है। अब सोशल मीडिया का ज़माना, अब सारी बातें फेसबुक पे हो जाती हैं। अब लोगों को इकट्ठे करके, अब मैं एक फेसबुक लाइव करूं, 4-5 घंटे के अंदर उसे कई लाख लोग देख लेते हैं। तरीके बदल गए हैं। और पहले रैली करनी पड़ती थी लोगों को बताने के लिए अपनी बात, तो 2000 आदमी इकट्ठे करने में पसीने आ जाते थे। कितने, कई एक हफ्ता की मेहनत करके 2000 आदमी इकट्ठे करते थे। अब हम 1 घंटे में 1 लाख लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव जी जमीन से उतने ही जुड़े हुए हैं जितने नेताजी जुड़े हुए थे। अखिलेश यादव जी, आप कभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे जाकर देखो, इस देश में शायद दूसरा नेता कोई नहीं होगा जो इतने लोगों से रोजाना मिलता है जितने अखिलेश यादव जी मिलते हैं। सब कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, सबकी शिकायतें सुनते हैं, सबके सुझाव सुनते हैं। हर जिले में 40-40, 50-50 लोगों के उन्हें नाम याद हैं, चेहरे याद हैं, नाम से बुलाते हैं, बात करते हैं। हर जिले की उन्हें समस्याएं पता हैं, कहाँ क्या समस्या है, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ सड़क की समस्या है, कहाँ बिजली की समस्या है, कहाँ ज़मीन एक्वायर हो रही है। ये सारी चीज़ें उन्हें पता हैं और उन्होंने काम भी किए अपनी सरकार में। तो अखिलेश यादव जी बहुत योग्य और बहुत प्रबुद्ध नेता हैं, विजनरी नेता हैं, और नेताजी के सारे गुण अखिलेश यादव जी के अंदर हैं। बीजेपी के किन नेताओं ने आपको इंस्पायर किया है, जो आपको लगा कि, या फिर उस सवाल को कहें कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी और आज की बीजेपी है, उन दोनों में क्या अंतर आपको दिखता है, और किन नेताओं ने आपको लगा कि नहीं ये नेता तो बहुत अच्छा है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में ये हमने पढ़ा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अपने गांव के 2 स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी कराई थी, मुखबिरी करके, और फिर उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही भी दी थी, उन्हें सजा भी करवाई थी। तो ये तो आरएसएस का चरित्र है। तो आरएसएस या बीजेपी के लोगों से इंस्पायर होने के लायक तो कोई बातें मुझे तो मिलती नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें कुछ अच्छा ही मिल जाए। झूठ बोलना, नफरत फैलाना और अफवाहें उड़ाना इनका शगल है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, वो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी
ठगी ठगी का काम नहीं करते थे, लोगों को बहकाने का, अपनी झूठी छवि बनाने का प्रयास नहीं करते थे। जो थे वो थे और वो स्वीकार करते थे। उनमें कोई कमी भी थी तो उसे स्वीकार करते थे। वो खुलेआम कहते थे कि मैं अविवाहित हूँ लेकिन कुँवारा नहीं हूँ। वो ये भी स्वीकार करते थे कि मैं कोई ब्रांड बताते थे कि वो शराब पीता हूँ मैं। मछली भी कोई झींगा मछली या क्या थी, वो कहते थे मैं वो मछली खाना पसंद करता हूँ। उन्होंने कभी ये छिपाने का प्रयास नहीं किया। वो जैसे थे सबके सामने थे और कवि हृदय थे, कविता लिखते थे। तो थोड़ा जो कवि हृदय व्यक्ति होगा वो थोड़ा उदार भी होता है और सच कहने की उसमें थोड़ी आदत भी होती है। वर्तमान जो साहब हैं हमारे वो तो पूरी तरह ढोंगी पाखंडी हैं, मतलब बनावटी हैं, कृत्रिम हैं। केवल अपनी छवि निर्माण की चिंता में कितने करोड़ों रुपए उनकी छवि निर्माण पे खर्च होता है रोजाना। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किए, वो सहज व्यक्तित्व थे। मोदी जी टोटली बनावटी व्यक्तित्व हैं, कृत्रिम व्यक्तित्व हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले हैं एकदम। ना तो इन्हें कोई इनका ना तो ज़्यादा अध्ययन है ना कोई ज्ञान है इन्हें। अब कभी कह देते हैं कि वो जो है तक्षशिला और नालंदा बिहार के हमारे बड़े विश्वविद्यालय थे। अब उन्हें यही पता नहीं है कि तक्षशिला पाकिस्तान में है। कभी कह देते हैं कि कबीर और गोरखनाथ और नानक गुरुजी एक साथ बैठ कर वार्ता करते थे। तीनों के कार्यकाल में 100 150 साल का अंतर है। कभी कह देते हैं मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, जो मैं तो बचपन में घर से निकल गया था, मैंने तो भीख मांग मांग कर गुजारा किया 20 साल। कभी कह देते हैं जी मैंने तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो फर्जी है सब कुछ। एक नेता जो आपको, अंतिम सवाल, कि आपके ज़िंदगी में जो सबसे आपको इंस्पायर किया हो, लोहिया, जेपी, इंदिरा, राजीव, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं। नहीं, वैसा इंस्पायरेशन जो होती है वो किसी एक से नहीं होती, बहुत लोगों से होती है। सच्चाई तो ये है। ठीक है, 5 बता दीजिए। मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं प्रभावित हूँ लोहिया जी और बाबा साहब के विचारों से हूँ। अच्छा। और जीवित नेताओं में मैं जिनसे मिला हूँ और जिनसे प्रभावित हुआ, मैं माननीय वीपी सिंह जी के साथ में बहुत रहा बाद के दिनों में। अच्छा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और मान्यवर काशीराम भी। काशीराम जी से केवल मैं एक बार मतलब आमने वैसा नहीं मिला, मैं उनकी रैली अटेंड करने गया था। अच्छा। रिपोर्टर के तौर पे मुझे अखबार ने भेजा कि उनकी रैली है, तो मैंने उनका भाषण सुना और मैंने उनका जीवन के बारे में मैं जानता हूँ कि उस आदमी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया, अर्पित कर दिया। और तो मैं इन ये जो मैंने नाम बताए हैं ये, और वर्तमान में अखिलेश यादव जी का जो मिलनसार और एक जो सौम्य व्यक्तित्व है और जो बहुत अपनेपन के साथ सबसे मिलते हैं और एक चेहरे पे जो एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी साहब का। उन्होंने किस तरह की मीडिया की स्थिति है, किस तरह से बाबा कल्चर जो भारत में जन्म हुआ है उसका अवसान तय है, और साथ ही किस तरह से समाजवादी पार्टी और गुर्जर यूनिटी की जो यात्रा चल रही है वो किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, इन सारे मुद्दों पर बात की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।